Should I start? जी आप कंटिन्यू। सर आवाज मेरी पहुंच रही है आपको? जी जी आ रही। अच्छा, शुक्रिया सर। जितने स्टूडेंट्स हैं क्या ये सब भी मोबाइल से भी जुड़े हुए हैं और हॉल में भी हैं? नहीं सर, ये ऑडिटोरियम में मेन स्क्रीन है, हम्म, विजिबल है इनके सामने। तो क्या सबके और पास मोबाइल मोबाइल भी है अभी? जी जी, सबके पास मोबाइल है सर। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज सर हॉस्पिटल 1 मिनट। आज के इस सोशल करिकुलम के इंडक्शन प्रोग्राम का हमारा ये सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर आपके सामने है। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, मैं समझता हूँ कि तिब्बी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी के मालिक इंसान हैं। आपका मुख्तसर तारुफ इस तरीके से मैं कराना चाहूँगा कि आपने BUMS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद से किया है। इसके बाद से आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया और फिलवक्त आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की हैसियत से और असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इल्मुल अदविया की हैसियत से करोल बाग में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर का आज टॉपिक है कैरियर प्रोस्पेक्ट्स इन यूनानी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च रीच, हायर एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी और इस तरह के जितने भी मामलात हैं वो सब डॉक्टर साहब डील करते हैं। ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पेटेंसी और उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं, ताकि दवा जो एक कंज्यूमर तक पहुंचती है और वो दवा मार्केट में अवेलेबल होती है तो वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और किसी तरीके की कोई इसमें एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इन सारे रूल्स रेगुलेशन को किस तरीके से फॉलो किया जाए, उसको कैसे एग्जामिन किया जाए, उस पर क्या एक्शंस लिए जाएं, इस तमाम अहम काम जो है डॉक्टर खालिद साहब अंजाम देते हैं। मैं बड़ी ही मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ डॉक्टर खालिद साहब से कि तशरीफ़ लाएं और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। डॉक्टर खालिद साहब। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपका और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का, गवर्नमेंट तिब्बत कॉलेज हॉस्पिटल पटना और प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया मैं आने वाले यूनानी फ्लैग बेयरर्स से इंटरेक्शन करने का। क्योंकि ये एक बिल्कुल यूनिक तरह का प्रोग्राम है जो MCISM ने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इससे हम लोग महरूम थे अपने ज़माने में, लोगों को इसका एक्सपोजर नहीं रहा, तो इसलिए भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो ट्रांजिशनल करिकुलम का प्रोग्राम है इसमें जिस तरह के लोगों को आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, हम लोग अपने ज़माने में फाइनल ईयर में भी और बल्कि MD में जाके कभी उन लोगों से कभी मिलने का सुनने का मौका मिलता था। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए MCISM ने जो इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया। अब तो कुछ चीज़ें हैं जो इंटरेक्टिव होंगी, हम आपसे बात करेंगे इस तरह से भी कि जाहिर है आपकी आवाज़ तो शायद हम तक पहुंच ना पाए, लेकिन हम रिज्यूम करेंगे कि आपका आंसर क्या रहा होगा। और आप एक नए कोर्स में आए हैं तो जाहिर है जो भी लेक्चरर्स या जो भी स्पीकर्स आते होंगे आपके सामने वो ये बताते होंगे कि ये कोर्स बहुत अच्छा है, आप आ गए इसमें और इससे बेहतर कोई जगह नहीं है और आप खुश हो जाइए और इसी को सबसे बेहतर मानिए। और जाहिर है ये एक्सपेक्टेड भी होता है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि आपका क्या सोचना है और आपका क्या प्लान है या आपकी क्या सोच है इसके बारे में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी बजाय ये कि हम आपको किसी चीज़ को समझाएं या हम जैसे कोई स्पीकर आपको समझाएं और ऐसा लगे कि हम अपने नज़रिए को, अपनी बातों को, इसलिए कि हम यूनानी में हैं, हम यूनानी के तालिब इल्म हैं और हम आपको यूनानी की बातें बता रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप
खुद से उसका जवाब दीजिए। इसके लिए मैं एक कोशिश करूँगा एक एक्टिविटी करने के लिए भी, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे कैसे आए, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और आप क्या प्लान करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। तो ये बहुत एक मशहूर बात है कि प्लानिंग इज ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट सो दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट इट नाउ। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस वक्त आपने +2 किया होगा, मैं हाई स्कूल की बात अभी नहीं कर रहा, चूँकि वो ज़माना आपके सिर्फ सुनने का था, लेकिन जिस वक्त आपके यहाँ समझ पैदा हो गई होगी तब आप +2 में आ गए होंगे और उस वक्त आपको ये बताया जा रहा होगा कि आपका मुस्तकबिल कहाँ है, आप क्या करेंगे तो क्या पाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या आपको मिलेगा। और इन सबको जानने और समझने के बाद हम में से कुछ लोग थे जो बिल्कुल उस पे अमल कर रहे थे, उस प्लानिंग के हिसाब से चल रहे थे। जो कि हमें बताया जा रहा था कि जो तुम्हारा प्रेज़ेंट है, इस प्रेज़ेंट में उस फ्यूचर को लेके आओ, जिस फ्यूचर में तुमको जाना है, ताकि तुम एक इमेजिनेशन करो कि उस फ्यूचर में तुम्हें जाना है और उसकी तैयारी तुम आज के इस प्रेज़ेंट में कर सको। तो ये हमारी तैयारी 10th से शुरू हुई होगी, 11th में हम आए होंगे, 12th में आए होंगे। तो जिन लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से तैयारी की या उसी तरह से अपने ज़िंदगी को ढाला, उसी तरह से अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज किया और उस प्लानिंग को किया, मेन चीज़ है कि प्लानिंग को किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो उन्होंने जो फ्यूचर उस दिन देखा होगा सामने लाके, आज वो वहाँ होंगे, वो आप भी हो सकते हैं और आपका ये प्रेज़ेंट आज हो सकता है जिसको कभी आपने फ्यूचर में उस वक़्त एज़ ए फ्यूचर देखा होगा। बड़ी अजीब-सी बात लगती है क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम में हैं, उस सिस्टम से सुपीरियर एक सिस्टम को माना जाता है और ये कहा जाता है कि जिन बच्चों का एमबीबीएस में नहीं होता, वो बीओएमएस में आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा 100% सही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं +2 साइंस से हूँ और मैंने कभी एमबीबीएस का टेस्ट नहीं दिया है। तो ज़ाहिर है मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, आप जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनका प्राइमरी टारगेट रहा होगा कि हमको यूनानी सिस्टम में जाना है, हमको इंडियन सिस्टम में जाना है। हो सकता है ऐसे लोगों की तादाद रेयर हो, लेकिन जिस चीज़ को आपके हिसाब से, चूँकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलूँगा जो फैक्ट होंगी, जो हो सकता है आप लोगों में से कुछ को बुरी लगे, डिसहार्ट हो, बट वो आपके मुस्तकबिल के लिए हो सकता है अच्छा हो। हो सकता है आप कहीं किसी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे वो काम आ जाए। इसलिए इन सब चीज़ों को मैं आपके सामने कोशिश करूँगा कि मैं रख सकूँ, कि जिस सुपीरियर सिस्टम की हम बात कर रहे थे और जो हमारा टारगेट था, उस टारगेट तक हम नहीं पहुँच पाए सो कॉल्ड, और हम बीएमएस में हमने एडमिशन ले लिया। क्या आपको पता है कि क्या वही टारगेट सुपीरियर टारगेट होता है? दुनिया में सैटिस्फैक्शन का एक लेवल होता है। उस लेवल सैटिस्फैक्शन के लेवल पे जब आप पहुँचेंगे, तो एक नया लेवल क्रिएट हो जाता है। तो पता ये चला कि सैटिस्फैक्शन का कोई लेवल ही नहीं होता, हर इंसान के लिए। जैसे ही वक़्त बदलते हैं, सैटिस्फैक्शन का लेवल चेंज हो जाता है। हम लोग जब बीयूएमएस में थे, तो उस वक़्त ऐसा लगता था कि ₹5000 की कोई नौकरी दे देगा। मैं ये बात 98-99 की कह रहा हूँ और पूरे वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ, अपनी याददाश्त के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जब ₹5000 की नौकरी कहीं मिल जाती, तो मैं फ़ौरन जाके वहाँ पे जॉइन कर लेता। ये हमारा एक सैटिस्फैक्शन लेवल था उस ज़माने में, एक टारगेट था। जब मेरा एमडी में एडमिशन हो गया, तो हुआ कि हम अब लेक्चरर होंगे, हम मेडिकल ऑफिसर होंगे, तो हमारी सैलरी जो उस ज़माने में 16,000 से 14,000 के बीच सैलरी होती रही होगी। फिर जब हम गवर्नमेंट जॉब में आ गए, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। उस ज़माने में ड्रग इंस्पेक्टर्स का यूपीएससी में सिलेक्शन, यूपीएससी से ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पूरे इंडिया में 2 सीट्स थी और उसमें हम क्वालीफाई करके आए थे। अब जब आए तो मालूम हुआ कि हम लोग गैजेटेड ऑफिसर बी कहलाते हैं और जो लेक्चरर होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर ए कहलाते हैं। मेडिकल ऑफिसर गैजेटेड ऑफिसर ए क्लास होते हैं। तो वो एक दिल में कसक सी रही कि मैं बी क्लास हूँ, मैं बी क्लास गैजेटेड ऑफिसर हूँ और मैं
ए क्यों नहीं हूँ, मेरी सैलरी ए से कम होती है, मेरी वैल्यू ए से कम। एक आदमी फिर लेक्चरर बन जाता है, फिर वो रीडर के लिए उसका परेशानी होती है, प्रोफेसर के लिए। जब प्रोफेसर बन जाता है, रीडर बन जाता है, तो फिर डिपार्टमेंट में एक नई तरह की लड़ाई शुरू, चेयरमैन क्यों नहीं हूँ मैं, डीन क्यों नहीं। फिर वो जब हो जाता है तो फिर प्रिंसिपल हो जाते हैं, तो स्टेट के डायरेक्टरशिप के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं होता उसको कि मैं क्यों नहीं हूँ। तो पता ये चला कि जिस चीज को हम अल्टीमेट सिस्टम कह रहे थे, जब वो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये होता है कि मुझको पीएमसीएच क्यों नहीं मिला। जब वहां हो जाएगा तो होगा थोड़ा सा नंबर और अगर बढ़ गया होता तो मुझे एम्स मिल जाता। जिन लोगों का एम्स में सिलेक्शन होता है, फिर उनको ये होता है कौन से वाले एम्स में जाना है, और जिनको उस एम्स में हो जाता है वो सोचते हैं, उनके कुछ लोग पेरेंट्स या खुद वो भी, कि थोड़ा सा और हो जाता तो हम एफएमसी में चले जाते। फिर वहां से आप आगे जाएंगे, फिर एमडीएमएस के सिलेक्शन का एक नया लेवल क्रिएट होगा, फिर जब उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर ब्रांच का क्रिएट होगा, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है। फिर उसमें आएंगे तो फिर वो एक नया लेवल क्रिएट होता रहता है। तो सेटिस्फेक्शन का लेवल कहीं भी स्टॉप नहीं होता। कुछ मानों में ये बहुत अच्छी चीज है कि आदमी को स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, अपना लेवल इंक्रीज करते रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका एक वक्त होता है। आपने अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर दी, और वो करने के बाद में मैं आपको कम से कम 10 एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ के ऐसे बता दूंगा जिसमें लगेगा कि यार मैं फेल्योर हो गया, लेकिन वहां मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपके लिए नई बिगिनिंग थी, वो आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके फ्यूचर प्लान के लिए वो एक अच्छा था। और जब तक आपको ये सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि मैं जहाँ हूँ वो बेस्ट है, और जो कुछ भी रहा हो जो मुझे नहीं मिल पाया वो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं जहाँ हूँ वो बेस्ट है, तो यहीं से आपके जीरो डे की शुरुआत होगी। और ये जीरो डे आपको बनाना होगा। ये जीरो डे आपको एक क्रिएट करना होगा कि यहाँ से मेरा जीरो डे है कि अब हम वो टारगेट को अचीव कर लेंगे जो इससे पहले मुझे लोगों ने समझाया, बताया, माँ बाप ने, पेरेंट्स ने, दोस्त, टीचर्स ने, और मैं किसी हद तक उस पैटर्न पे नहीं चल पाया, उनको नहीं अपना पाया, अपनी लाइफ में वो चेंजिंग नहीं ला पाया मैं, या नहीं ला पाई, तो वो अब मुझे करना है। तो ये क्रिएट करना पड़ेगा आपको। अब इसमें आपको कौन मदद करेगा, क्या खुद आप करेंगे या कोई मदद करेगा? इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, करने वाले तो हर वक्त आप हैं, टारगेट सेट करने वाले आप हैं, उस पर चलने वाले आप हैं। अब वो किस तरफ आपको जाना है, इसमें कई सारी चीजें हैं। आपको अपनी एबिलिटी असेस करनी है, आपको लोगों से मशवरे लेने हैं, आपको स्टडी करनी है, और आपको जो क्रिएटर है इस यूनिवर्स का उससे भी गाइडेंस मांगना है कि वो आपको एक अच्छे पाथ का गाइडेंस करे कि हमें किस तरफ जाना है। तब जाके वो जो चीज़ है जो आप आज की डेट में सेट करेंगे अपने एक मुस्तकबिल के प्लान के लिए, जो आज की डेट में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हो सकता है या टारगेट हो सकता है, कि वो रास्ता आपको वहां से दिखेगा। जो आप आज इस जगह पे खड़े हैं, तो कल आपको एक रोशनी दिखाई देगी कि हमें कहाँ जाना है, हमें किस टारगेट पे जाना है। अब आपके सामने बहुत सारे रास्ते आएंगे। अ, मैं एक आप लोग अपने ग्रुप का व्हाट्सएप खोल लीजिए, और उस ग्रुप पे मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, और उस लिंक पे क्लिक करके उस पे एक्सेप्ट करना है आपको, और उस एक्टिविटी को करना है। ये 5 to 6 मिनट्स की एक्टिविटी होगी, और इसको करने के बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये हो जाए तो हमें वो बता दें कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है। मैंने वो लिंक शेयर कर दिया है, आप सब लोग भी उसको क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। क्या मैं हॉल को देख पा रहा हूँ क्या? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझको? यस सर, यस सर। ये स्क्रीन के सामने चल रहा है। क्या और कोई आप बता सकता है कि हाँ ये ओपन हो गया है आप लोगों के मोबाइल पे? अगर कोई हो। हो गया है, ठीक। ओपन हो गया है।
यस सर, ओपन हो गया है। ओपन हुआ? यस सर, हो गया। ठीक है। क्या इसके आंसर्स एंड रिजल्ट्स पे नहीं जाएं, आप जस्ट प्ले करें, उसके ऑप्शंस को देखें और आपके हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है आप उस पर क्लिक करें, क्योंकि उसमें यस राइट और रॉन्ग आंसर का ऑप्शन रहता है, इसलिए उसमें कोई बताएगा कि ये आंसर करेक्ट है और बाकी जो आंसर इनकरेक्ट है। लेकिन आप उस पर ना जाएं, आप ये देखें कि आपके पास जो 3 ऑप्शन है, आपको उसमें से 3 ऑप्शन कौन सा सुटेबल लग रहा है, कंपेरेटिवली करेक्ट लग रहा है। कमेंट बॉक्स में एक मैसेज है कि वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या और लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है या सही है? आवाज क्लियर है सर आपकी। डॉक्टर तनवीर, अब मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड आ गया स्क्रीन पे? जी सर, आ रही है, स्लाइड आ रही है आपकी। नहीं सर, यहाँ स्क्रीन पे नहीं आ रही है अभी स्लाइड। मेन स्क्रीन पे नहीं सर, टैग मैंने कर दीजिए उसको नीचे से आप, स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन शो हो रहा है। मुझे कुछ करना है? यहाँ तो शेयरिंग है। दिख रही है सर। तो उम्मीद है सब लोग इस एक्टिविटी को कर चुके होंगे। चूंकि जोहर का टाइम हो जाएगा तो शायद हम जल्दी फिनिश करेंगे। अगर जो लोग नहीं कर पाए हों या बफरिंग हो रही हो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, उसे बाद में कर सकते हैं, ये ग्रुप में ही रहेगा। पर्पस ये है कि इसमें आप देखेंगे कि अ, हम जो कुछ भी जानते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एंड हो सकता है हमारा वो एक्सपोजर नहीं हो। मैं इस टॉपिक पे बहुत अच्छा एक कहानी सुनाता हूँ, एक अच्छा वाकया भी है वो। लेकिन चूंकि वक्त कम है, हम लोगों ने लेट से शुरू किया, तो किसी और मौके से उसको शेयर करेंगे। हमारा पर्पस ये है कि हम जिस टारगेट को भी फिक्स करें, उस टारगेट को असेसमेंट करने के बाद हम उसमें बहाने न ढूंढें कि ये पॉसिबल नहीं है। हम हर वक्त आई कैन नॉट के ऑप्शन को डिलीट करें और हर वक्त आई कैन डू इट को अपने सामने रखें कि हम ये कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते, उसके रास्ते तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हॉस्टल में रहते वक्त, कॉलेज में रहते वक्त 10 तरह की चीज़ें सामने आती हैं, 10 तरह की परेशानियां आती हैं। कभी मच्छर बहुत ज़्यादा है, कभी खाना अच्छा नहीं है, कभी
रूम का माहौल अच्छा नहीं है, कभी साउंडिंग ठीक नहीं है। इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने जो आपको एक डिस्ट्रक्टिव मोड में लेके जाता है और डिस्ट्रैक्ट करता है आपके कंसंट्रेशन को। तो आपको उसके सॉल्यूशंस तलाश करने हैं कि हमें इस माहौल में एक फैक्टफुल सॉल्यूशन वो होता है कि आप जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल में रह के आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तभी आई कैन डू इट हो सकता है, वरना ऑलवेज आप आई कैन नॉट में ही रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को सामने रख के अगर हम ये मान लें कि हम जहाँ पे हैं वो बेस्ट प्लेस है और अब जहाँ पे हम हैं ये हमें वो प्लेस है जहाँ से हम अपना सेटिस्फेक्शन लेवल, हम टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं। तो फिर अगर ये आपके ज़हन में है, तब मैं आपको आज बोलूँगा कि आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन के लिए, प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारकबाद। यूनानी के लोगों के लिए एक चीज़ रहती है कि उनके अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा पता नहीं होते, प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा पता नहीं होते नए आने वाले बच्चों को। जो हम लोगों को ज़िम्मेदारी है कि हम उनको बताएँ कि प्रोस्पेक्ट्स एंड अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं। इस तरह से जैसे हम लोग खुद सिर्फ यूनानी से रिलेटेड काम नहीं करते, बल्कि और सारी चीज़ें और सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो एक यूनानी के फील्ड के लोगों को ज़िम्मेदारी पूरी करनी होती है। और जस्ट उसके एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपके सामने शेयर किया है। अब ये कुछ प्रोफाइल्स हैं जो आपके फ्यूचर में आपका इंतज़ार कर रही हैं। मिसाल के तौर पे आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप एक फिजिशियन प्रैक्टिस के फील्ड में जा सकते हैं। आजकल बहुत सारे थेरेपिस्ट, बहुत सारे जो सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर्स, उनका बहुत अच्छा रिवाज है, बहुत अच्छा उनकी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्कोप्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा। इलाज की तदबीर के सेंटर्स के तौर पे, पंचकर्मा के तौर पे, और जो वेलनेस सेंटर शुरू हो रहे हैं वो एक उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। आप मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के मैनेजर यूनानी ग्रेजुएट्स होते हैं। बहुत सारे कंपनीज़ जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके सीईओ यूनानी के ग्रेजुएट्स हैं। आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सकते हैं, मेरा वो फील्ड है। मैं किसी मौके से अगर आगे आने वाले प्रोफ में आप लोगों का चूँकि ये स्पेशल टॉपिक है, तो उस पे कभी इस पे डिटेल बात करेंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में कहाँ जा सकते हैं, ड्रग मार्केटिंग में कहाँ जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड में आपका क्या काम हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा कमी है यूनानी के फील्ड में। देखिए, जब आप कंपैरिजन करेंगे दूसरे साइंस वर्ल्ड से और हमारे यूनानी सिस्टम से, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों साइंस में कंपटीशन का बहुत डिफरेंस है। आपको लगेगा कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, उसमें जो कंपटीशन है, उसमें बहुत गैप है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक क्लास के किसी पोस्ट के लिए अगर कोई वैकेंसी आती है, तो उसमें अगर 500 एप्लीकेंट्स होते होंगे, तो यूनानी में एक क्लास की वैकेंसी के लिए एप्लीकेंट्स की तादाद 10 से 20-50 तक होती है। तो इससे पता चलता है कि आपका कंपटीशन कितना कम है। अगर आप बहुत अच्छी मेहनत कर लें, अगर आप अपने सब्जेक्ट में एक्सीलेंस पैदा करें, आप फर्स्ट ईयर से ही इस हिसाब से आप पढ़ाई करें कि हमें अब अपने इस फील्ड में एक्सीलेंस हासिल करनी है और हमें कुछ ऊँचा मुकाम हासिल करना है, तो आपके लिए कंपटीशन बहुत कम है कंपैरेटिवली अदर साइंसेस के यूनानी के अंदर। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि देखिए आपको अगर कुछ हासिल करना है तो आपको उसी हिसाब से प्लान करना होगा। जो मेरे पहले स्लाइड का मैसेज यही था कि आपकी प्लानिंग क्या है। अगर प्लानिंग सिर्फ ये है कि हाँ, मुझे बीएमएस करना है और अच्छी शादी-वादी हो जाएगी, उसके बाद जाके मुझे घर सँभालना है, रहना है, बच्चे पालने हैं, तो फिर ये एक आपका टारगेट हो गया। फिर तो उसमें आपको पास करने का ही एक टारगेट है। अगर आपका टारगेट ये है कि हमें जब बीएमएस करना है, तो आपके एक क्वेश्चन में रहा होगा कि हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो फिर आपके सामने एक एमडी और एमएस का टारगेट आएगा। फिर एमडी, एमएस करना है, उसके बगैर आप टीचिंग दुनिया में नहीं जा सकते। आप उसके बगैर आप किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं जा सकते। तो वहाँ जब जाएँगे तो वहाँ से और आगे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपको पीएचडी का एक ऑप्शन है। तो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, आपने क्या प्लान किया है आज के डेट में, जो मैंने ज़ीरो डे आपसे कहा था।
ये अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में अभी पिछले स्लाइड्स में बात कर रहा था, उसको आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि हम प्रैक्टिस की तरफ जा सकते हैं, हम एकेडमिक्स टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, हम रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी है जो हम इसको लिस्ट नहीं कर पाए यहाँ पे। वो अपॉर्चुनिटीज हैं यूनानी के साथ। अब प्रैक्टिस में आप देखेंगे, उसमें एक क्वेश्चन था कि आप अपने आप के सराउंडिंग में क्या कोई प्लेस पाते हैं कि हम यूएमएस करके वहाँ जाके कोई प्रैक्टिस शुरू कर पाएंगे, कोई क्लिनिक शुरू कर पाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि हर गली गली में डॉक्टर बैठे हुए हैं, जगह ही नहीं है, कहाँ जाए खोलेंगे, नया स्लम ढूंढना होगा। तो पता ही चला कि क्या यूनानी आयुर्वेदिक के लोग जब पहली बार निकलते हैं बाहर तो स्लम की तरफ क्यों भागते हैं? क्या यूनानी का स्कोप, आयुर्वेदा का स्कोप उसी तरफ है? क्या हम इस साइकिल से अलग नहीं हो सकते? तो पता ये चला कि सैचुरेशन तो है, डॉक्टर्स का सैचुरेशन तो है, लेकिन उन डॉक्टर्स में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी बहुत कमी है। अच्छे डॉक्टर से मुराद मेरी ये नहीं है कि जो लोग हमारे सराउंडिंग प्रैक्टिस करते हैं वो बुरे हैं। अच्छे से मुराद ये है कि एक सेट पैटर्न होता है कि हमें जाके वहाँ सर्दी बुखार का इलाज करना है, जबकि जिस तरह से बाकी सारे लोग सीपीएम, पीसीएम, पैरास्टामोल और खांसी की दवाइयाँ लिखते हैं, हम भी लिखेंगे, हमको भी 10, 50, 100, 200, 500 आ जाएगा। तो अगर यही टारगेट है तो फिर तो बिल्कुल सही है कि सैचुरेशन तो है मार्केट में, हर गली गली में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। लेकिन आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपने अगर अपने स्टेट के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में अगर आपने क्वालिफाई किया है और आप वहां से अगर अच्छी तरह से पढ़ के ग्रेजुएट बन के निकलते हैं, फिर और मेहनत करके आप वहां से पोस्ट ग्रेजुएट बन के निकलते हैं और अच्छा रिसर्च करते हैं, नए फॉर्मूलाज, नए बीमारियों के बारे में कुछ बात करते हैं कि हम कुछ तरीके नए निकालते हैं, तो आपकी जो एक्सेलेंसी होगी, फिर आपको उस सैचुरेशन के लिए कोई मतलब ही नहीं है। आप हिंदुस्तान के जिस महल्ले में आप चाहें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये जो गुड डॉक्टर्स हैं ये रेयर हैं, और जो नॉर्मल पैटर्न है डॉक्टर का वो सैचुरेशन है। तो इसलिए आपको आज से प्लान करना पड़ेगा कि हमको वो चैप्टर सिर्फ नहीं पढ़ने हैं जो डॉक्टर, जो हमें टीचर्स ने पढ़ाए हैं, बल्कि हमको पूरा साइंस जो है हमारा, जो पूरा सिलेबस है, उस पे हमें महारत हासिल करनी है और अपने सिस्टम में इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है कि हम उन रेयर डॉक्टर्स में हमारा शुमार हो जिसकी जरूरत हमारे समाज को है, जिसका एक बड़ा वैक्यूम है हमारे सोसाइटी में। और मुझे मतलब बुरा नहीं लगेगा ये कहते हुए कि रियली बहुत अच्छे डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट की हमारे सिस्टम में, समाज में, जब आप पूरे एज ए होल देखेंगे सोसाइटी को, तो कमी है जिसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। नए आने वाले जनरेशन से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग आएंगे और यूनानी को रिसर्च करके समाज की ज़रूरतों के हिसाब से, नेशन की ज़रूरतों के हिसाब से उस गैप को फुल करेंगे। तो अब ये रेयर डॉक्टर बनने के लिए आपको आने वाले 5.5 साल में क्या करना पड़ेगा? तो आप अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा आपको। हर वक्त एक क्रिएटिविटी जहन में रखनी पड़ेगी कि हमको कुछ नया करना है, हमको कुछ अच्छा करना है, जो समाज का नॉर्मल ढर्रा है उससे हमें आगे की तरफ निकलना है। हम अपने एथिकल इश्यूज को सामने रखेंगे कि हम अगर डॉक्टर हैं तो हम एक बीयूएमएस डॉक्टर हैं, हकीम हैं, तो हम उन एथिकल इश्यूज को भी अपने सामने रखेंगे, अखलाकियात को, कि और डॉक्टर से लोग हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कितना अच्छा अखलाकमंद डॉक्टर है। और आपको पता है ये प्रैक्टिस की बात भी है, प्रैक्टिकल बात भी है। आप लोगों को भी डॉक्टर के पास जाने के बाद ये तजर्बा होगा कि डॉक्टर की अच्छी तरह से बात कर लेने से, उसके अच्छे अखलाक से ही 50% मरीज ठीक हो जाते हैं। ऐसा तजर्बे में खुद देखा गया है, उसका इफेक्ट आता है। तो ये एथिकल अखलाकी पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जहाँ पे डॉक्टर हो वो एक रिप्रेजेंटेशन करें कि हाँ ये यूनानी ग्रेजुएट है, ये गवर्नमेंट पटना तिब्बिया कॉलेज का
ग्रेजुएट है। उसी तरह से और बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं जिस पे आने वाले दिनों में जब आप ग्रेजुएशन का कोर्स करेंगे तो क्लिनिकल साइड में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बाकी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ये पिछले 2 स्लाइड्स का एक निचोड़ है कि हमको क्यों चाहिए अच्छे डॉक्टर और डॉक्टर। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उसमें क्वेश्चन होगा कि हम क्या-क्या बन सकते हैं, जो मैंने बताया आपको कि कई सारे हमारे ग्रेजुएट्स इस वक्त यूपीएससी क्वालिफाई करके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं। नॉन यूनानी फील्ड पे बहुत सारे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे यूनानी के ग्रेजुएट्स हैं। उसमें कई सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी क्वालिफाई करके हैं और कुछ लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी क्वालिफाई करके आए हैं। अब इन सब की तैयारी कैसे करनी होगी कि हम उस टारगेट तक हम पहुंच सकें या वो जो प्लानिंग की है हमने उस प्लानिंग को हम अचीव कर सकें। तो देखिए हमारी जो ज़िंदगी है उसके 2 स्टेजेस हम क्रॉस करके हम अब 3rd स्टेज में आ चुके हैं। जब बचपन का ज़माना होता है तो वो सिर्फ देखने का ज़माना होता है, बच्चे सिर्फ देखते हैं। उसके बाद फिर उसको सुनते भी हैं, वो देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अब हमारे पास जो वक़्त आया है वो देखने का भी है, हमें सुनने का भी है, हमें उसको डॉक्यूमेंट करने का भी है और हम उसको फ़ॉलो करने का भी है। तो ये चारों चीज़ों को हम जब कॉम्बी बनाएँगे अपने साथ, तो फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएँगे, अपने अंदर उतार पाएँगे क्योंकि जो इसका सिलेबस है, वो अब वो चैप्टर वाइज़ सिलेबस नहीं रहा जो 10th-12th में हम लोग चैप्टर पढ़ के पास हो लेते थे। अब आपको पूरी साइंस को समझना है और ये अथाह है, इसको कोई लिमिट नहीं है, भले ही एनसीईआरटी सिलेबस बना के दे दे कि ये चीज़ें पढ़नी है आपको, लेकिन उसमें भी जब आप एंटर होंगे तो मालूम होगा कि एक पूरी दुनिया है। तो इसमें आपको क्लेवरली आपको देखना है, आपको सुनना है, डॉक्यूमेंट करना है, मीन्स समझना है उसको और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना। ये चेकलिस्ट है क्योंकि अभी जो क्लासेस हो रही हैं ट्रांजिशनल करिकुलम की, ये क्लासेस इन क्लासेस का इन पेपर से कभी एग्ज़ाम नहीं होगा आपको। ये आपका फाउंडेशन है जो आपको सेट करेगा कि आने वाले 5.5 साल में आपको कैसे रहना है, क्या करना है और कैसे करना है। तो अगर सक्सेस की तरफ आपको जाना है तो फिर ये सारी चीज़ें आप उसी हिसाब से बनाइए। आज के दिन से चूँकि जब इम्प्रेसिव बायोडाटा की बात आएगी तो ये फाइनल ईयर में जाके बनेगा तो, लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट होगी जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएँगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँगे, तो फिर आपके बोलने का अंदाज़ भी फैक्टर होगा, आपके बोलने का जो तरीक़ा है वो फैक्टर होगा, आपके लैंग्वेज, आपका जो तजुर्बा है, जिन सब चीज़ों को आपने हासिल किया है, वो सब भी फैक्टर होगा। आपको तब लगेगा कि हाँ यार, उस वक़्त हमने ध्यान नहीं दिया, हमने इंटर्नशिप अच्छे से नहीं करी और हम अब आ गए फील्ड में। अब तो फिर आप ढूँढेंगे किसी डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब आप मुझे अपने पास रख लीजिए, कोई बात नहीं, आप कुछ भी पैसे मत दीजिए, मैं बिना पैसे के आपके साथ रहूँगा और सीखूँगा। क्योंकि आपने इंटर्नशिप में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, आपने जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने अच्छे से ड्यूटी नहीं करी टीचर के साथ। आप हर वक़्त स्किप करते रहे कि अरे कोई बात नहीं, हो जाता है यार, इससे पहले कौन बिना अटेंडेंस के रह गया है, फलाँ भी तो ऐसे ही पास करके निकल गया था। तो अगर ये सब एटीट्यूड रहेगा तो फिर आप जब बीएमएस करके बाहर सामने आएँगे जब मार्केट में, तब आपको पता चलेगा कि यार ये सब चीज़ें हमने तो सीखी ही नहीं, ये तो हमने किया ही नहीं। तो इसलिए आपको आज की डेट से ही उन सब चीज़ों को करना है, जो 11th-12th में नहीं करने की वजह से अगर हमने पछतावा किया है, तो फिर आज के इस 0 डेज़ से अगर आप करना शुरू करेंगे, तो बीएमएस के बाद आप कभी नहीं पछताएँगे। ये लिख के रख लीजिए, 5.5 साल के बाद लास्ट स्लाइड पे मेरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी आएगा और हमारे ही ज़ाहिर है जॉब के दौरान आप लोग इंशाल्लाह अगर हयात रही तो आप लोग ग्रेजुएट भी हो जाएँगे, तो आप तो ज़रूर बताइएगा कि हम लोगों ने जिस हिसाब से प्लानिंग करी थी, उस हिसाब से करने के बाद अब लगता है कि वी आर एट राइट प्लेस। इसलिए इसको ये प्लानिंग के हिसाब से
ये करना बहुत ज़रूरी है, जो बार-बार मैं 11th-12th की बात याद दिलाता हूँ। अब मैं अपने बच्चों से भी यही कहता हूँ, जो कॉलेज में बच्चे होते हैं, कि देखो अगर कोई चीज़ तुमने मेहनत करी है, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, अगर उस चीज़ की तैयारी के लिए मेहनत में अगर तुमने कोई कमी करी है, तो तुम्हें अफ़सोस करना चाहिए। शर्माना चाहिए, रोना चाहिए, झुंझलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हमारी ये कमी थी, हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, हमने माँ-बाप को धोखा दिया, हम लैब में बैठ के मोबाइल चलाते थे, किताब सामने रख के पढ़ते थे, दरवाज़ा खुलते ही फ्लिप कर देते थे, स्क्रीन पे लगता था कि हम पढ़ रहे हैं। ये सब अफ़सोस की बात है। लेकिन अगर आपने 100% रिज़ल्ट दिया है, रिज़ल्ट मीन्स 100% ईमानदारी से आपने मेहनत करी है और उसके बाद भी आप कामयाब हुए, हैं, कभी अफ़सोस नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आपकी जो लिमिट थी, आपका जो कैलिबर था, उसके हिसाब से आपने पूरी मेहनत कर दी। अब फिर आपके लिए अफ़सोस की बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी एक प्लेस पे जाके सेट नहीं हो सकता। हर आदमी के अपने-अपने रास्ते हैं, हर आदमी की अपनी-अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी-अपनी किस्मत है, उसको वहाँ पे जाना है। आप अपने हिसाब से मैक्सिमम कोशिश करिए। फिर आप आज अगर 0 डे पे लेके आए मेरी इस बात को, तो आज से लेके 5.5 साल तक जो आपके पास टाइम है, क्या आपने उसमें 100% दिया है? तो 5.5 साल के बाद आपका अगर एमडी, एमएस में नहीं होता है, किसी अच्छी कॉलेज में, किसी अच्छे कॉलेज में आपका लेक्चरर में या मेडिकल ऑफिसर में किसी अच्छे स्टेट में नहीं होता है, जहाँ पे ठीक-ठाक सैलरी है, परमानेंट पोस्ट है, तो अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने अपने हिसाब से पूरी मेहनत की, अब इससे ज़्यादा आप मेहनत नहीं कर सकते। लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि जब 5.5 साल के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 5.5 साल के बाद आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं आती होगी, यूनानी की चीज़ें नहीं आती होंगी, दवाओं के बारे में पता नहीं होगा, बॉटनिकल नेम पता नहीं होंगे। आपको अच्छा लगेगा, उस दिन सोचेंगे यार गलती की हमने, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए था। उस वक़्त बड़ा सर अच्छा समझा रहे थे, मम्मी भी कह रही थी बेटा पढ़ो, लेकिन हमने दोस्ती में, मोहब्बत में, प्यार में, अ, दीवानगी में इधर-उधर सारे टाइम हमने गुज़ार दिए। उस दिन अच्छा नहीं लगेगा आपको और नहीं लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने आपने अपना मैक्सिमम नहीं दिया है। तो लाइफ़ में जो चीज़ें होती हैं, वो रिपीट नहीं होती कभी भी। आप अफ़सोस कर सकते हैं, बट वो रिपीट नहीं होती। वो अपने सैटिस्फैक्शन के लिए बोलते हैं, अरे क्या ठीक है, आइंदा देखेंगे, आइंदा करेंगे। बट ये जो चीज़ है, प्रीवियस वाला, ये वापस कभी नहीं मिल सकता। तो कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना दे सकें। एक-एक दिन आप लोग, कुछ लोग हॉस्टल में रहते होंगे, कुछ लोग अपने घर से आते-जाते होंगे। आप आज रात में जाइए और एक प्लेन पेपर पे अपना असेसमेंट करिए कि मेरा पर डे का खर्चा मुझ पे कितना आता है। वो चाहे गार्जियन का होता हो, आपका अपना होता हो, जो भी हो, आपके ऊपर कितना खर्च आता है। आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से काउंट करिए, आप रिक्शे का, ऑटो का किराया में ऐड करिए, आप अपने मेकअप पे ऐड करिए, आप अपने मोबाइल के डेटा का कॉस्ट निकालिए, पर डे की फीस निकालिए, आप अपने यूनिफ़ॉर्म और जो भी आपका ड्रेस होता है उसका खर्च निकालिए, लंच का, डिनर का। फिर रात में देखिए कि आपका आज का कितना खर्च था, मीन्स पर डे का। वो जो भी एक अमाउंट आएगा, कुछ ₹100 का, ₹1000 का, जो भी होगा, आप उसको नोट करिए। फिर एक दूसरे पेपर पे लिखिए कि आपने आज से सुबह से लेके शाम तक क्या किया है, कितने रुपए का काम था वो। फिर आपको पता चलेगा कि आपने मैक्सिमम दिया है या लाइफ को एंजॉय किया है 5.5 साल के बाद अफ़सोस करने के लिए। आपको पता है जितने अच्छे इंडिया में इंस्टीट्यूट्स में एमडी, एमएस की सीट है ना, उससे ज़्यादा आप लोग उस हॉल में बैठे हुए हो। तो आपका कॉम्पिटिशन सोचो कितना है एमडी, एमएस से। जब जब आपको वो गोल सेट कर लिया है आपने हमारे पहले स्लाइड के हिसाब से, तो फिर तो आपको पूरे हिंदुस्तान के भी यूनिवर्सिटी के प्रिपेयर कॉलेज के स्टूडेंट से आपको कॉम्पिटिशन करना है। तो उसके लिए तो फिर उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो पछतावा नहीं होना चाहिए जो हमने लास्ट के 2 ईयर्स में किया है, जो गलतियाँ हमने करी हैं। लगता है कि शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है। बहरहाल ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखा था कि आप किस-किस अ, सेक्टर में जा सकते हैं, क्या-क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके लिए। इस पे कुछ अलग से बातें हो सकती हैं कि इसमें जाने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या हैं, इनमें
ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है करियर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से। ये कुछ पोस्ट के नेम्स हैं जिस पे एक यूनानी ग्रेजुएट अपना कैरियर सेट कर सकता है। ये कुछ सैलरी स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि ये प्राइवेट काम में लिया है, गवर्नमेंट की सैलरी का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और ये कुछ सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। कुछ अपने अंदर यूनानी के पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें डेवलप करनी होती हैं अंदर एक अच्छे कैरियर प्रोस्पेक्ट के लिए। ये कुछ स्किल्स डेवलपमेंट है जब आप साथ में, हालांकि मेरा अपना मानना यह है कि अगर आपने पूरे 5.5 साल ईमानदारी से क्लासेस करी हैं तो ये कुछ इसमें स्किल्स ऐसे हैं जो अपने आप डेवलप होने लगते हैं। प्रोफेशनल कोर्स की खूबी है कि आपको अलग से अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं करनी होती है। हिंदी मीडियम का बच्चा आता है और वो प्रोफेशनल कोर्स में वो अंग्रेजी सीख लेता है पढ़ते पढ़ते। वैसे ही जब आप क्लासेस करेंगे, टीचर्स के साथ रहेंगे, सीनियर से बातें करेंगे, तो इसमें कई सारी चीज़ें खुद से ही आने लगती हैं। आपको उसके लिए अलग से कुछ कोर्स नहीं करना पड़ता। शर्त यह है कि आपका जो एटीट्यूड हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये टाइम के रिगार्डिंग है कि अगर आपने आज के दिन में कोई टाइम वेस्ट किया है तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो वेस्ट करने जा रहे हैं। ये पॉजिटिव सोच रखनी है अपने अंदर, मेहनत ज़्यादा करनी है, और जो कुछ भी हो रहा है ये 2 चीज़ अगर आपके अंदर है कि आपकी सोच पॉजिटिव है और आप अपने अपने हिसाब से मेहनत करी है, तो फिर ये समझिए कि जो होना है वो होने दीजिए और आपका उसमें कोई रोल नहीं है। फिर आपको जो करना था वो मैक्सिमम आपने कर दिया। शुरू में मैंने दिखाया था आपको स्लाइड में कि जो पाथ था जिस पे आपको आगे चलना था, तो ये गाइडेंस कौन देगा? उसमें एक स्लाइड था जिसमें ऑप्शंस थे, पेरेंट्स, टीचर्स एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल। देखिए, पेरेंट टीचर्स की अताअत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस पीपल से आपको डिस्कस करना है, आपको गाइडेंस लेना है। जिन लोगों का उसमें एक्सपोजर है, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो टीचर्स भी हो सकते हैं, वो गार्जियन नेबर और आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं। तो जब आप उन एक्सपीरियंस के बेस पे, जब उनके एक्सपोजर्स के बेस पे जब आप उनसे मशवरे लेंगे, तो फिर वो आपको एक नई दुनिया दिखाएगा, एक नई सोच की तरफ आपको लेके जाएगा, वो जहाँ जो पहले आप नहीं सोच पा रहे होंगे। क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है, वो ब्रेन वही सोचता है जिसका, वही इमेजिन करता है जितना उसको एक्सपोजर मिला हुआ रहता है। बच्चे हैं, वो उतना ही सोचते हैं जितना वो एक्सपोज होते हैं। आपको याद होगा कि लगान लगान नहीं, कौन सी फिल्म थी, मेरे ख्याल से जिसमें आमिर खान को भूलने की बीमारी होती है, तो कोई नाम बताइए। गजनी गजनी सर। गजनी में आपने देखा होगा बस पे जब वो लड़की के साथ जा रहा होता है, हीरोइन के साथ, तो कुछ पैसों की बातें होती हैं। तो वो हीरोइन लड़के से कहती है कि तुम्हारी नज़र मेरी टैक्सी के ऊपर है, याद है? उसका जो एक्सपोजर है, उसकी जो सोच है वो उतने ही तक है, उसको ये उसके बाहर की दुनिया उसको पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके लाइफ में जितना एक्सपोजर है, उस एक्सपोजर के हिसाब से ही आप प्लान करेंगे। लेकिन जो एक्सपीरियंस बनता होगा, वो आपको अपने लाइफ के हिसाब से, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बहुत बड़ी दुनिया है उसकी, वो उसके हिसाब से आपको प्लान करने के लिए गाइड करेगा। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, कोई लड़की पसंद हो जाती है, आप ये समझते हैं कि हाँ मैं इसे शादी करूँगा, या कोई लड़का होता है तो करूँगी। अब आपका टीचर या आपका सीनियर या आपके दोस्त या आपके पेरेंट्स या आपके माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो, वो आपको समझाते हैं कि देखो इसमें ये बातें हैं, इसमें ये हो सकता है, और इसमें ऐसा ऐसा हो सकता है। उस कंडीशन में आप उसको ये बताएंगे तो आप अपने सोच के हिसाब से बताएंगे, वो अपने सोच के हिसाब से बताएंगे। आपका वहाँ दिमाग काम ही नहीं करेगा कि हम वहाँ पे जाएं और उस चीज़ को वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करें जो वो मशवरे देंगे। आप वहाँ नहीं सोच पा रहे होंगे क्योंकि उनकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस हो चुका होगा। इसलिए कोई भी मैटर हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, क्लास लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो,
आप उनसे ज़रूर डिस्कस करिए, जिनका एक्सपोज़र है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, और उसमें सबसे एक नंबर पे आपके पेरेंट्स होंगे। और अगर वो एक्सपीरियंस हैं, तो फिर तो कोई वारे न्यारे हैं आपके। उसी तरह से जो रिस्पेक्ट है हमारे सिस्टम में, हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं, बताइए, जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर माँ-बाप और पेरेंट्स टीचर एक साथ आवाज़ दें, तो सबसे पहले टीचर के पास जाओ। अब देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है टीचर की। पता चला कि टीचर की इज़्ज़त करना, टीचर की बातों को सुनना, समझना, जानना, रिस्पेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंस है। सोशली भी, टेक्निकली भी, प्रोफेशनली भी, और रिलीजियस के हिसाब से भी कितना इम्पोर्टेंस है। आप जब इस सिस्टम में आएँगे, अभी आप फर्स्ट ईयर की कुछ किताबें पढ़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स, उसमें आप देखेंगे कि टीचर्स को मिसले बाप माना गया है, उसके बच्चों को अपने भाई का दर्जा देने के लिए माना गया है, अपने अपने प्रॉपर्टी से, अपनी कमाई में उसको हिस्सा देने तक के लिए कहा गया है। हम ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो टीचर्स की बहुत अहमियत है, टीचर्स की इज़्ज़त करना बहुत अहमियत है। कभी भी बराबरी मैं देखता हूँ आजकल के दौर में, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे ये बात कह रहा हूँ, कभी-कभी टीचर को बराबरी तक की बातें लोग करने लगते हैं। जो एटीट्यूड होता है, बात करने का तरीका होता है, रास्ते में चल रहे हैं तो अ, जो स्टूडेंट क्रॉस करते हैं टीचर को, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ, मेरे सामने से कोई टीचर आया है और हमें उसको रिस्पेक्ट देना है, और उसी अंदाज़ में ही चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फ़ोन ले रहे हैं। ये सब जो रिस्पेक्ट है, ये आपके अंदर की पर्सनैलिटी को निखारता है, उससे कुछ जाने वाला नहीं है आपका। लेकिन वो जो टीचर आपको दे जाएगा खुश होके, वो जो पेरेंट्स आपके लिए दुआएँ करेंगे खुश होके, उसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं है। आपकी एक बात पेरेंट्स को डिसहार्ट कर दे अगर, और एक आपकी एक्टिविटी से पेरेंट खुश हो जाए, आप इमेजिन करो कितना फ़र्क पड़ता है दोनों बातों में। हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपके किसी बात से, आपके एटीट्यूड से, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पॉइंट आउट कर दें कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो फ़ील करता है। आपको ख़्याल रखना है कि हमें अपना एटीट्यूड कैसा पॉज़िटिव रखना है टुवर्ड्स देम। ये एक वसल्लम का एक हदीस है कि द बेस्ट पीपल आर दोज़ मोस्ट बेनिफिशियल टू पीपल अदर। तो ये हर वक़्त हमारे सामने रहना चाहिए कि हमसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और फ़ायदा ज़रूरी नहीं कि आप किसी को भी फ़ायदा पहुँचा दें। फ़ायदा से मतलब हमारा हम किसी को दिल ना दुखाएँ, किसी को अच्छे मशवरे दें, किसी के साथ अच्छे खुश अखलाक से बातें कर लें। ये सब भी एक एक फ़ायदे पहुँचाने वाली ही बात होती है। अ, अब हम लोग रूम पार्टनर हैं, हम लोग एक रूम में रहते हैं, गाँव से आए हैं यहाँ पे अपने होम टाउन से। अब यहाँ रह रहे हैं आपस में, बर्तन धोने पे ही मनमुटाव हो गया कि तुम्हारा टाइम सुबह का था और तुमने क्यों नहीं किया, और मैं तो शाम में भी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो ये छोटी-सी चीज़ है, इससे शुरुआत होगी और वहाँ से एक-दूसरे के दिलों में दूरियाँ पैदा होंगी, जिसका एक पॉज़िटिव एटीट्यूड ये हो सकता है, कोई बात नहीं, उसकी तबीयत खराब रही होगी आज, उससे नहीं क्या होगा, मैं कर दूँगा, मैं कर दूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? तो ये चीज़ अगर रहेगी, तो फिर आप खुश भी रहेंगे और आप टेंशन फ्री भी रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी-छोटी बातों के लिए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं आपस में, स्ट्रेस में चले जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। किसी लड़की को किसी ने कह दिया तुम फलाना लड़के के साथ घूम रही थी, अरे मैं तो नहीं थी, मैं तो गई नहीं, उसने कैसे कह दिया, और दोस्ती में वो लड़ाई हो रही है, शिकायतें हो रही हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी पढ़ाई से। तो कभी भी इस तरह से बेकार की बातों में अपना वक़्त मत बर्बाद करिए, बेकार की चीज़ों में अपना मत इन्वॉल्व होइए। अपने काम से अपना काम रखिए, पढ़ाई से पढ़ाई अपना मतलब रखिए। कोशिश करिए कि हमको जो ये वक़्त मिला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, और हम अपने फैमिली का, माँ-बाप का, समाज का, सोसाइटी का, देश का नाम रोशन कर सकें। ये लास्ट स्लाइड है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह एक पन्ना था, अभी तो किताब बाकी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Should I stop sharing, Tanvir साहब? ऑनलाइन ही क्लिक कर दें। शुक्रिया सर। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं।
हाँ, आप अगर चाहें किसी के तो जहन में कोई सवाल हो तो। चैट में कर सकते हैं, मैं चैट देख पा रहा हूँ। जी। या अगर आप लोग के ग्रुप में हो तो कर सकते किसी भी स्टूडेंट के जहन में कोई सवाल इस टॉपिक से मुताल्लिक या कुछ भी जो आप सर से पूछ सकते हो। सर, क्या मेडिकल अफसर की ये जो वैकेंसी है मेरिट बेस पे होती है यूजी के? नहीं, यूजुअली चूँकि स्टेट्स का अलग, स्टेट्स की अलग वैकेंसी होती है सारे स्टेट्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, वो यूपीएससी से होती है। और सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च यूनानी मेडिसिन, जिसमें रिसर्च ऑफिसर होते हैं, वो CCRUM के लेवल पे होती है। तो सबसे पहले आते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, जो ऑल ओवर इंडिया जिनकी पोस्टिंग होती है CGHS में। उसकी वैकेंसी, उसका जो सिलेक्शन होता है वो यूपीएससी से अप्लाई करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा अप्लीकेंट्स होते हैं तो रिटन टेस्ट होता है, और कम अप्लीकेंट्स होते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। उसमें आपके अपने BUMS के मेरिट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, हो सकता है टाई हो गए हों तो इस मेरिट के बेस पे कुछ डिसीजन फैक्टर होता हो। स्टेट में भी जो परमानेंट पोस्ट हैं किसी भी स्टेट में, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है उस स्टेट के, जहाँ पे यूजुअली पहले रिटन टेस्ट होता है और उसमें क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है। और यही तरीका CCRUM में भी है। अलबत्ता कुछ स्टेट्स में इंटरव्यू कॉल करने के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं या एक्सपीरियंस है, उसको एक बेंचमार्क बना देते हैं। कुछ स्टेट्स में मैंने देखा है जहाँ पे उन्होंने 60% या 65% या 70% मार्क्स एक बेंचमार्क बना दिया कि हमें इससे ऊपर के लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाना है। तो वो उनके पास राइट है, लेकिन उससे उनके पोजीशन का कोई रोल नहीं होता, परसेंटेज का रोल होता है। और वैसे थैंक यू भी सर। प्रोफेशनल कोर्सेज में 50% लाना ज़रूरी है, तो 50% से कम पे तो पास ही नहीं होते, 50% से ज़्यादा ही लाना होता है। जी बताइए। ठीक है, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, कैन अ BUMS MS डॉक्टर परफॉर्म सर्जरी? इफ नॉट, व्हेन, व्हाट इज पर्पस ऑफ MS यूनानी? एलैबोरेट प्लीज। देखिए, ये रेगुलेशन जो है वो पहले CCIM की तरफ से होता था कि किस डिग्री होल्डर को क्या परमिशन है करने के लिए MD MS में। अब NCISM एक नई बॉडी बन गई है, CCIM को डिसॉल्व कर दिया गया है। NCISM सिलेबस फ्रेमिंग के स्टेज पे है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फर्स्ट ईयर BUMS का सिलेबस फ्रेम किया जा चुका है, और सेकेंड ईयर BUMS का सिलेबस फ्रेम हो रहा है। फिर उसके बाद जब आप लोग थर्ड ईयर में आएंगे, इस तरह से वो फिर थर्ड ईयर करेंगे, फिर थर्ड प्रॉफ करेंगे, प्रॉफ सिस्टम हो गया है। तो वो फिर MD MS को भी रिवाइज करेंगे, PhD को भी रिवाइज करेंगे। आज के डेट में जो MS जराहत है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप कौन से सर्जरी कर सकते हैं, कौन से नहीं, और ये हर सिस्टम में है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जब सर्जरी सब कर ही नहीं सकते हैं तो फिर सर्जरी की डिग्री की अहमियत क्या है। ऐसा नहीं है, आपने MS जराहत की डिग्री कर ली तो ये थोड़ी आप किसी का जाके कार्डियक सर्जरी कर लेंगे। उसके भी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को अपने सामने रखना होगा। अगर आपने जो मेरी एक्टिविटी थी अगर उसको किया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि BUMS डॉक्टर क्या मेडिकल इक्विपमेंट्स सभी यूज कर सकते हैं? देखिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स एक एलाइड सब्जेक्ट की चीज है, एक साइंस का इन्वेंशन है, वो सबके लिए है। थर्मामीटर सबके लिए है, वो कोई मेडिकल की चीज थोड़ी है, मतलब एलोपैथ की चीज थोड़ी है थर्मामीटर, या बीपी मशीन, या पल्स ऑक्सीमीटर, या ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सबके लिए है। एक जैसे बल्ब किसी ने इजाद किया, वो सब उससे फायदा उठाते हैं। तो इक्विपमेंट सबके लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके 500 mAh का एक्सरे मशीन ला के अपने घर में लगा लेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो एक्सरे भी करूंगा।
तो जिन इंस्ट्रूमेंट्स पे रेगुलेशन है, क्योंकि आप जब एक्सरे यूज करेंगे तो आप दूसरों को नुकसान पहुंचा देंगे, आपको पता नहीं है कि एक्सरे के क्या क्या नुकसान होते हैं, उसके प्रिकॉशंस है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन बनाया हुआ है, उन रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। तो जिन इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल के लिए रेगुलेशन है कि कौन इस्तेमाल कर सकता है, उन रेगुलेशन को फॉलो करिए, और जो कोई भी कर सकता है वो हम भी कर सकते सर सर मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट बनना चाह रहा है, तो अब इससे कोई ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए सर? हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। सिविल सर्वेंट के लिए यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किसी कमीशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि बीएमएस का ग्रेजुएट मेडिकल सब्जेक्ट ही चुने, उसमें ऑप्शंस होते हैं। कभी अगर कोई सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आपको प्रीलिम क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की चीज़ें होती हैं, और कुछ सब्जेक्ट की चीज़ें होती हैं जो मैंडेटरी, और ये ऑब्जेक्टिव होता है। जब प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपको वो सब्जेक्ट जो आपने चुने होंगे ऑप्शनल एंड कंपलसरी, उन सब्जेक्ट्स पे रिटन एग्जाम होता है। तो पता ये चला कि आज की डेट में आपके अंदर क्या सब्जेक्ट ऐसा है, कौन सा सब्जेक्ट है जो लगता है कि इसमें मेरी स्ट्रेंथ है। अगर आज की ही डेट में आपका कमीशन एक टारगेट है कि हमें कमीशन क्रैक करना है, तो आपको फिर कुछ सब्जेक्ट्स को लेके चलना होगा। उसके लिए 5वीं क्लास से किताबों को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मिसाल के तौर पे आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं, आप पोल साइंस लेना चाहते हैं, आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं, तो आज की डेट से ही फिर साइड से उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि बीएमएस करने के बाद आप ग्रेजुएट जब हो जाएंगे तो आप जब कमीशन की तैयारी करेंगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट उस दिन चुनना होगा, और उन सब्जेक्ट में आपको एक्सीलेंसी चाहिए रिटन क्वालिफाई करने के लिए, और प्रीलिम के लिए आपको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आपको क्वालिफाई करना होता है। एक सवाल है सर, यूनानी डॉक्टर खुद को इन्फेरिटी फील करते हैं और एलोपैथ की तरफ भागते हैं, इसका मेन रीजन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं चाहूंगा कि नूर शेख है कोई, उनके लिए क्लैपिंग करें आप लोग, क्योंकि चीजों को सुनना, फील करना और उसको पूछना, ये भी एक आर्ट है। और कोशिश करना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग जो कुछ भी जहन में आए उसको पूछिए, पूछने से कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। इनका सवाल बहुत अच्छा है कि देखिए हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में कब आते हैं। मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करो, आप फिल्म देखने जा रहे हो, आप अपने घर से निकले और फिल्म के गेट पे आपके 5 दोस्त मिल गए, 4 दो आप हो गए 6। क्या क्या फैक्टर हो सकता है वहां पे जिसमें आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स करोगे उन 5 दोस्तों के बीच? या तो आपने पहने होंगे, या तो वो चारों शूज में होंगे और आप स्लीपर में चले गए होंगे, या बाल वाल दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाई होगी, वहां पे लड़कियां मिल गई और वो कह रही हैं कि क्या हाल है, क्या बना रखा है अपना तुमने। तो आप जो फैक्टर है ना जिसकी वजह से आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हो, वो फैक्टर तलाश कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम फील करते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक यूनानी ग्रेजुएट हैं, हमने यूनानी को ही अच्छे से नहीं पढ़ाई करी, तो एलोपैथ तो जाहिर है हम अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते उस लेवल की, जिस लेवल की पढ़ाई होती है, क्योंकि उनको वही पढ़ना है। हमको यूनानी भी पढ़ना है और एलोपैथ भी पढ़ना है, तो जो हमारा बेस है वो यूनानी का है। तो पता ये चला कि यूनानी ग्रेजुएट अगर यूनानी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी उसने और वो चला गया क्लिनिक पे, तो क्लिनिक पे उसको कोई बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैंने लीवर के बहुत सारी जगहों पे इलाज करा लिया है, लेकिन मेरा ना लीवर ठीक नहीं होता, आपको लीवर का अच्छा नुस्खा लिख दो। तारे नजर आने लगते हैं उस दिन। तो चूंकि ना उन्होंने यूनानी पढ़ी अच्छे से और एलोपैथ में एक्सपर्टीज तो जाहिर है हो ही नहीं पाए होंगे, कुछ चीजें जान गए होंगे, तो वो इसलिए भागते हैं कि उनके पास यूनानी की अच्छी नॉलेज नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स एलोपैथ के, बहुत हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में एलोपैथ के प्रोफेसर्स, आप लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने हम लोगों से यूनानी की दवाएं ली हैं और अपने फैमिली के लोगों का यूनानी से इलाज करवाया है। तो आप स्ट्रेंथ की तो बात ही नहीं कर सकते ना कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। शर्त यह है कि आप हर तरफ घोड़े मत दौड़ाइए,
कि आप शर्तिया इलाज जो आ रहा है आप उसका शर्तिया इलाज ही कर देंगे। आप अपने सिस्टम में रहिए, आपने जो एलोपैथ की पढ़ाई करी है उससे फ़ायदा उठाइए, उसको भी अपने सामने रखिए। हम आज इस लेक्चर में ये नहीं कह रहे हैं कि आप पैरासिटामोल नहीं ले सकते, आप एलोपैथ की बात नहीं कर सकते, आपने पढ़ाई करी है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपका सिस्टम है। और आप देख लो, आप जिस शहर में भी रहते हो, आप बता दो कि वहाँ पे कौन सा ऐसा मशहूर हकीम है जो एक्सीलेंस हो अपनी फील्ड का, हिकमत का, यूनानी का, और वो भूखा बैठा हो वहाँ पे और एलोपैथ से ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा हो, या तो वो नहीं होगा वहाँ पे, या होगा तो कम से कम आसपास के एलोपैथ के डॉक्टर से वो अच्छे पैसे कमा रहा होगा। तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों है? चूंकि हमें यूनानी नहीं आती, और वो तो आती ही नहीं, तो आप तो कहीं के भी नहीं है। तो कोई भी एक एक्सीलेंसी किसी भी फील्ड में आप देख लो ना, आप एक 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 हलवाई है, बहुत अच्छा जो हलवाई होता है, पूरे शहर में शादियों में लोग उसको बुलाते हैं, कैटरर को, जो बहुत अच्छा टेंट हाउस वाला होता है, पूरे शहर में बुलाते हैं उसको। तो हम अच्छा हकीम बन जाए ना पैसों की कमी है, ना इज्जत की कमी है, और नहीं अपॉर्चुनिटीज की कमी है। अगर कमी है तो फिर हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे फिर तो। Assalamualaikum, sir. Sir, can you please elaborate the various job opportunities available in government sector? I have already shared in my slide. I have shared this slide to Dr. Tanveer. Please ask him to share in your group. Although I will share in this group also. I have added this group. I will share. There are so many opportunities, like you may go to clinical side, you may apply for medical officer, research officer, research associate, project associate, research analyst. In teaching, you may go to lecturer, or after certain experiences, you may become leader, you may promoted to professor. There are so many opportunities in government sector, like you may become director, you may go to research officer in Ministry of Ayush, and nowadays National Ayush Mission, there are so many vacancies of medical officer in National Ayush Mission. एक सवाल है कि कैन ए यूनानी डॉक्टर प्रिस्क्राइब एलोपैथिक मेडिसिन फॉर सम कॉमन कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज विच कैन नॉट बी क्योर्ड बाय यूनानी मेथड्स? देखिए, ये एक लीगल इशू है और इसमें कई सारे स्टेट्स में ये मैटर प्रेजुडिस है, यानी कोर्ट में है। जो एमसीआई भी इन्वॉल्व है इसमें, और सीसीआईएम पहले था, अब एमसीआईएम आ गई है। तो इस पे बातें हो रही हैं, उसमें सर्टेन लिमिट्स हैं, कुछ हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो अभी आप यूनानी पे कंसंट्रेट रहिए, और जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उसमें एलोपैथ के भी हैं, एलोपैथ मीन्स मॉडर्न के सब्जेक्ट्स हैं, उसको पढ़िए। आप जब फाइनल हो के जब आएंगे, जब आपका परिषद में रजिस्ट्रेशन होगा, उस वक्त आप जहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहाँ पे क्या हालात होंगे, क्या उस वक्त करंट सिनेरियो होगा, उसके हिसाब से आप करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आज की डेट में मैं ये कह दूं कि आप कैंसर की दवा अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ठीक है, आपके लिए एक रास्ता बंद हो गया। लेकिन अगर आपके लिए यूनानी में आपने काम किया है, यूनानी में रिसर्च किया है, तो यूनानी में बहुत सारे रेफरेंसेज हैं जिसमें आप इलाज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में तो एलोपैथ से ही इलाज नहीं हो पाता, तो यूनानी की तो बात, यूनानी में तो स्ट्रेंथ है ही उसकी। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी सामने है उसको कोशिश करिए कि वो हासिल करें। जब आप फाइनल करेंगे उस वक्त जो सिनेरियो होगा उसके हिसाब से आप जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस हैं या कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो फॉलो करें। परेशान वो लोग होते हैं जिनको यूनानी नहीं आती। मेरा ख्याल है कि सवालात तकरीबन आ चुके हैं और वक्त भी हो चुका है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल्स में से वक्त हमारे लिए निकाला। आपने बहुत ही मुख्तसर वक्त में बड़ी जामे बातें करी, और आपने ये बताया कि प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के बाद जिस तरीके से हम तशवीश या तज़ब्ज़ुब या किसी डाउट्स के शिकार होते हैं,
तो कैसे इससे बाहर निकला जाए और किस तरीके से हमारा एतमाद, हमारा कॉन्फिडेंस इस पैथी में बने और किस तरीके से हम अपने इस तिब्बी मैदान में कामयाब होंगे और कामयाबी के क्या रहनुमा उसूल हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, उस पर आपने बड़ी तफसील से हमारे सामने बातें रखी। आपने आखिर में कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही ज़रूरी होता है और बिल्कुल सही बात है और इसी बात को अल्लामा इकबाल ने इस शेर के ज़रिए कहा है कि यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तो यकी महकम किसी चीज़ पर आपका फिक्स डिटर्मिनेशन हो, यकीन हो, अज़्म हो, फिर आप उस पर कंटिन्यूअस मेहनत करें, वक्त लगाएं, मेहनत करें हर तरीके से और फिर आप उससे मोहब्बत आलम यानी कि बेइंतहा मोहब्बत भी रखें। ये 3 चीज़ें अगर आप किसी चीज़ के ताल्लुक से इख्तियार कर लेते हैं तो उस मैदान में, उस चीज़ में आप आला मकाम पर फ़ायज़ होंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ डॉक्टर खालिद साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इन बच्चों के लिए बेहतरीन वक्त दिया और इंशाल्लाह आइंदा भी जो कुछ तशनगी बाकी है वो कुछ आइंदा के लेक्चर्स में भी हम आपसे रब्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। जी आइए आप आइए।